परिस्थितियों में मौत हुई। मृतक के भाई ने मौत को संदिग्ध बताया। डीएम ने दिया जांच का आश्वासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार का दौरा है। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज जाएंगे सीएम धामी। स्वर्णिम 70 वर्ष का सम्मान कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देहरादून मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शासकीय कार्य पूरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें, जहां सम्मान कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आज उनका हरिद्वार का दौरा है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी का आज हरिद्वार का दौरा, ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचेंगे। स्वर्णिम 70 साल का सम्मान का ये जो कार्यक्रम है, इसमें शिरकत करेंगे। शासकीय कार्य पूरा करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आपको लगातार बता रहे हैं कि आज जो सीएम का हरिद्वार का दौरा है, हरिद्वार में वो किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका भंडारी जुड़ चुकी है। दीपिका, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर हैं और क्या कुछ कार्यक्रम? जी बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है हरिद्वार दौरा है, जो कि महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। उनका आज एक ही कार्यक्रम है हरिद्वार का, क्योंकि कल ही राष्ट्रपति यहाँ से गई हैं। ऐसे में 3 दिन तक जो है 3 दिन से लगातार व्यवस्था चल रही थी यहाँ पर। उत्तराखंड सरकार और यहाँ की पुलिस जो है लगातार बहुत ही व्यस्त चल रही थी। और उसके बाद आज सीएम धामी का एक ही कार्यक्रम है जो कि हरिद्वार में है। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में सीएम धामी आज पहुंचेंगे। 11:55 का ये समय है। इस दौरान वो स्वर्णिम 70 वर्ष का सम्मान कार्यक्रम है, उसमें प्रतिभाग करने वाले हैं। ये जो कार्यक्रम है स्वर्णिम 70 वर्ष, ये भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज जो है भारतीय मजदूर संघ को 70 साल पूरे हो गए हैं और इनका समाज में प्रदेश में अहम योगदान जो है वो रहता है। और इसी को लेकर जो स्वर्णिम 70 वर्ष है उसको लेकर जो भारतीय मजदूर संघ है वो कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। इसमें जो सीएम धामी है वो तमाम दो मजदूर संघ के जो सदस्य हैं उनको सम्मानित करेंगे। इसी के साथ जो कार्यकर्ता है उनको भी सम्मानित करेंगे, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ एक अभिन्न अंग है हमारे देश का, हमारे प्रदेश का। हालांकि ये गैर राजनीतिक है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड के विकास के लिए मजदूर संघ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो स्थान है वो होता है। और ऐसे में सीएम धामी किसी भी वर्ग को अनदेखा नहीं करते हैं। और आज यही कारण है कि स्वर्णिम 70 वर्ष के मौके पर जो है सीएम धामी तमाम मजदूर संघ के सदस्यों को सम्मानित करेंगे। इसी के साथ तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी सीएम धामी इस कार्यक्रम के दौरान सम्मान करेंगे। और इसके बाद सीएम धामी वापस लौटेंगे अपने कैंप कार्यालय में और जितनी भी लोगों की समस्याएं हैं वो और जो शासकीय कार्य है उसको निपटाएंगे। बिल्कुल, साथ ही साथ देखिए कितना समय सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए 11:20 पर सीएम धामी जो है देहरादून से प्रस्थान करेंगे। 11:55 पर वो हरिद्वार पहुंचेंगे। लगभग आधे से पौने घंटे का जो ये कार्यक्रम है वो रहने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि लेट लतीफी भी हो जाती है कुछ मिनट, तो हो सकता है कि 1 घंटे का भी ये कार्यक्रम हो। तो लगभग सीएम धामी जो हरिद्वार में 1 घंटा रहने वाले हैं। उसके बाद वापस लौट के वो अपने सरकारी आवास में जो है शासकीय कार्य निपटाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि आज जो है भारतीय मजदूर संघ के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। 70 साल पूरे हो गए उनके संघ को और ऐसे में सीएम धामी उनको सम्मानित करेंगे। बिल्कुल दीपिका, बड़ा कार्यक्रम और सीएम तकरीबन 40 से 50 मिनट वहां पर रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां से पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री ने परिवार सहित गंगा आरती में हिस्सा लिया। मंत्रोच्चारण के बीच मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मां गंगा की आरती की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भक्ति भाव से लोग गंगा आरती में शामिल होते हैं, यही भारत का संस्कार है। देखा होगा जब अभी
पूज्य स्वामी जी भजन कर रहे थे, तो हमारे ये प्यारे प्यारे ऋषि कुमार नारायण का नाम आते ही, भगवान कृष्ण का नाम आते ही झूम रहे थे। यही भारत का संस्कार है, यही यहाँ की संस्कृति है। तो मैं सबसे पहले तो आज इंटरनेशनल योगा डे पर आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और सच में योग एक ऐसी विधा है जिसके बारे में मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। आज दुनिया के अंदर जिस प्रकार की भागदौड़ है, जिस प्रकार की लाइफ में चैलेंज है, हर एक की लाइफ में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। उस समय में आपको तन से और मन से, मैंने कहा तन से और मन से आपको सुखी रखने के लिए, आपका आत्मबल मजबूत रखने के लिए, आपको तनाव से मुक्त रखने के लिए और आपके जीवन में बाहर और अंदर संतुलन बनाने में, यानी बैलेंस बनाने में कोई विधा आपके जीवन को सुरक्षित रख सकती है, स्वस्थ रख सकती है, तो उस विधा का नाम है योग। उत्तराखंड में हरिद्वार जिले को छोड़कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पंचायत चुनाव 2 चरण में होंगे। पहले चरण में 10 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 15 जुलाई को होगा। 19 जुलाई को मतगणना होगी। पंचायत चुनाव में बीजेपी ने जीत का दावा किया है, वहीं कांग्रेस चुनाव में बीजेपी को झटका देने का दम भर रही है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की बजी रणभेरी, बीजेपी कांग्रेस कर रही जीत की दावेदारी। 2 चरण में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। बीजेपी मारेगी बाजी या कांग्रेस का चलेगा दांव। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की अधिसूचना जारी होने की घोषणा की। इसी के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश की 12 जिला पंचायतों, 89 क्षेत्र पंचायतों और 7000 से अधिक ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के कार्यक्रम की जानकारी दी गई। पंचायत चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का प्रतीक आवंटन 3 जुलाई को होगा और मतदान 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। दूसरे चरण का प्रतीक आवंटन 8 जुलाई को होगा और मतदान 15 जुलाई को होगा। चुनाव की मतगणना 19 जुलाई को होगी। चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है। हरिद्वार जिले को छोड़कर 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए होंगे चुनाव। ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान पद के लिए होंगे चुनाव। 55,587 ग्राम पंचायत सदस्य, 7,499 प्रधान पद के लिए चुनाव। 2,974 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 358 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव। पंचायत चुनाव में 47.70 लाख मतदाता करेंगे मताधिकार का प्रयोग। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर से होगी वोटिंग। 2 चरण में कराए जाएंगे पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव के लिए 25 से 28 जून के बीच नामांकन प्रक्रिया। नामांकन पत्रों की जांच 29 जून से 1 जुलाई तक की जाएगी। 2 जुलाई को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। पहले चरण के लिए 3 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन। पहले चरण के लिए 10 जुलाई को होगा मतदान। दूसरे चरण के लिए 8 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन। दूसरे चरण के लिए 15 जुलाई को होगा मतदान। 19 जुलाई को दोनों चरणों की मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव की निष्पक्षता और सफल संचालन के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उसमें जो विकास खंड होंगे उनके प्रतीकों का आवंटन 8 जुलाई को 8/7/2025 को किया जाएगा और द्वितीय चरण का जो मतदान है वो 15 जुलाई को संपन्न होगा। समय वही रहेगा, प्रातः 8 बजे से साढ़े 5 बजे तक सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। उसके बाद मतगणना की कार्रवाई 19 जुलाई को होगी। 19/7/2025 को प्रातः 8 बजे प्रारंभ होगी और कार्य समाप्ति तक, मतगणना समाप्ति तक मतगणना जारी रहेगी।
पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी होने का बीजेपी ने स्वागत करते हुए कहा है कि पार्टी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और निकाय चुनाव की तरह पंचायतों में भी बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों का परचम लहराएगा। वहीं कांग्रेस भी पंचायत चुनाव के लिए पूरी तैयारी की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस आरक्षण सूची में गड़बड़ी और 2 चरण में चुनाव कराने को लेकर सरकार पर सवाल भी उठा रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी और आज निर्वाचन आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता का भी की घोषणा कर दी गई है। तो निश्चित रूप से सरकार और संगठन के द्वारा पूर्व से इसकी तैयारियां की गई हैं और भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में सभी सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जो हमारे समर्थित प्रत्याशी होंगे उनकी जीत होगी। कांग्रेस अपनी तरीके से पूरी तरीके से तैयार है और हमारे प्रभारी हमारे सीनियर्स अभी से जाके लोगों से मिलना शुरू कर दिए, लेकिन बीजेपी ने अपना पहला कदम ही बेईमानी से शुरू किया है। 2011 की जनगणना के हिसाब से चुनाव होने हैं, लेकिन आरक्षण को जिस तरीके से लागू किया गया है वो निश्चित ही इस बात का साफ संकेत है कि बेईमानी हो रही है। आरक्षण की जो विधि है, पहले एक ज़िले में अगर 10 सीटें प्रमुख की होती हैं तो उसमें आरक्षण जो महिलाओं का है, जो एससी का है, ओबीसी का, उसी अनुपात में जो कानून है लगाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, जनसंख्या को आधार बना दिया है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उत्तराखंड में सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी निकाय चुनाव की तरह पंचायतों में भी परचम लहराने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस पंचायतों में आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बीजेपी को पटखनी देने का दम भर रही है। देखना होगा कि पंचायत चुनाव के रण में कौन किस पर भारी पड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। साथ ही पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग के आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि चुनाव की तैयारियां पूरी हैं और आचार संहिता के तहत सभी प्रत्याशियों को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। पंचायत चुनाव की सूचना जारी कर दी है। 2 चरणों में मतदान होंगे। क्या कुछ जानकारी है? सुशील कुमार जी से जानेंगे। सर, आज अधिसूचना जारी कर दी गई है, 2 चरणों में होंगे, क्या क्या तारीख रहेगी? 2 चरणों में मतदान होगा और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 25 जून से प्रारंभ होकर 28 जून तक की जाएगी। प्रथम चरण का जो मतदान है वो 10 जुलाई को होगा और द्वितीय चरण का मतदान 15 जुलाई को, और दोनों चरणों की काउंटिंग एक साथ कीगी, वो 19 जुलाई को की जाएगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। आयोग द्वारा सभी तैयारी कर ली गई हैं। सभी जिलाधिकारियों के साथ 2 बार हमारी बैठक हो चुकी है। सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत हो चुकी है। हम दोनों मंडलों में प्रशिक्षण भी दे चुके हैं अधिकारियों को। चुनाव का जो प्रशिक्षण होता है वो भी दिया जा चुका है। मतपत्र सभी प्रिंट होकर जनपदों में पहुंच गए हैं। इसी प्रकार पूरी सामग्री भी पहुंचा दी गई है, तो संपूर्ण तैयारियां हैं। सर, जैसे कि मानसून का सीज़न है, कई जगह लैंडस्लाइड भी होता है या कई लोग ऐसे हैं जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके लिए क्या कुछ सुविधा रहेगी? जैसा मैंने अभी बताया था कि हमने सभी प्रदेश सरकार के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को और सचिव आपदा और सचिव स्वास्थ्य सभी को निर्देशित किया है कि आपदा के दृष्टिगत एक विशेष आपदा प्लान निर्वाचन की सभी बनाएंगे और उसके लिए जो भी संसाधन होंगे वो राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी, चाहे उसमें मार्गों का अवरुद्ध होना हो, चाहे कर्मचारियों की सुरक्षा हो, मतदाताओं की सुरक्षा हो, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हों, तो सभी संसाधन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो सर, कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते, बीमार भी होते हैं, उनके लिए क्या सुविधा रहेगी? हमने पिछली बार भी किया था नगर निकाय में, इस बार भी ये व्यवस्था की है। जो दिव्यांग मतदाता हैं या जो अशक्त मतदाता हैं, एक तो उनके जो परिवारजन हैं, अगर उनके पास वाहन है तो उनके वाहन की अनुमति दी जाएगी, और अगर किसी के पास कोई भी साधन नहीं है तो जिला प्रशासन उनका जो मतदान है वो सुगमता से करवाएगा।
धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे सुशील कुमार जी, आयुक्त हैं, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। 2 चरणों में मतदान होंगे और मतगणना 19 जुलाई को होगी। तो कहीं ना कहीं अधिसूचना जारी कर दी गई है, प्रदेश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। बस इंतज़ार है उन तारीखों का जब लोग घर से बाहर निकल के मतदान के लिए पहुँचेंगे और एक छोटी सरकार जो है बनाएंगे, जिसे हम कह सकते हैं कि बड़ा एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो प्रदेश में निभाते हैं। कैमरा पर्सन विजेंद्र तोड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आयेंद्र शर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आरक्षण में पारदर्शिता नहीं होने से कई उम्मीदवार चुनाव से वंचित रह गए। साथ ही जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के लिए अलग अलग नियम लागू करना अनुचित है। पहले त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव का आरक्षण जो हुआ है उसको लेके हमने आपके सम्मुख सभी अपनी बातों को रखा है कि आरक्षण जो है वो गलत तरीके से किया गया है। 10 तारीख को जियो कुछ और कहता है, 11 को आपका आरक्षण तय किसी और जियो पर होता है। तो इसमें घोर अनियमितताएं, सरकार की मंशा क्या है ये सरकार स्पष्ट करे। और कई आपत्तियां लगाई गई पूरे क्षेत्र, पूरे पछवाड़े में, लेकिन उनकी सुनवाई का समय बहुत कम था। आपने उनकी सुनवाई खाली फॉर्मेलिटी की है, उनको ध्यानपूर्वक और कानूनी रूप से आपने नहीं सुना। दूसरी हमारी मांग थी कि यहाँ पर नशाखोरी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस पर शीघ्र कार्रवाई की। नगर पालिका अध्यक्ष संजीव नीटू और स्वराज फाउंडेशन के सहयोग से नगर पालिका सभागार में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ब्लड डोनेशन के साथ साथ आंख, नाक, कान विशेषज्ञ और फिजिशियन ने क्षेत्रवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाइयां वितरित की। में ब्लड डोनेट का भी है, आंखों का भी है, जनरल फिजिशियन, कई तरह के डॉक्टर्स हैं और इनके पास ENT भी हैं और ऑपरेशन के लिए भी डॉक्टर बहुत अच्छे इनके पास में हैं। और काफ़ी लोग मुझे बहुत दिन से कह भी रहे थे, पहले भी मैंने 2-3 बार लगवाया है नगर पालिका के माध्यम से, उसका काफ़ी लोगों ने लाभ भी उठाया है। तो आज ये भी स्वराज फाउंडेशन वाले जो हैं ये भी बहुत अच्छे इनके पास में डॉक्टर्स हैं, फ्री दवाई दे रहे हैं और आंखों का ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। मतलब पैसे की इनके यहाँ कोई वो नहीं है। जितना भी हो सके, मेरा मानना ये है कि हमने अनाउंस भी कराया था, जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसका लाभ उठाएं, मेरी सबसे यही प्रार्थना है। ये लोग देख रहे हैं और जिन लोगों को ऑपरेशन की जरूरत है उनको हम निःशुल्क ऑपरेशन कराएंगे आयुष्मान से। इसके अलावा क्या रहेगा सर, मान लीजिए कभी भी किसी को भी जरूरत है, ऑपरेशन है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है, हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। खाली एक आज का कैंप नहीं रहने का, इसके बाद भी लगातार रहेंगे। इसके अलावा हम कुछ सुविधाएं और भी दे रहे हैं। मान लीजिए कोई मरीज घर पे इलाज करा रहा है और उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, मेडिकल बेड की जरूरत है या किसी और चीज़ की जरूरत है, तो हम उसको तत्काल में दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई वो चार्ज नहीं लेते। और जब उसकी जरूरत खत्म हो जाए वो हमें वापस करें। एक सामाजिक कार्य है, जैसे आप लोग भी साथ दे रहे हैं, बाकी लोग भी साथ दे रहे हैं, सब मिलके हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। हमारे कैंप में हर चीज़ निःशुल्क है, जो जांचें हम कर रहे हैं वो भी निःशुल्क है। हम OPD भी निःशुल्क हमने कर रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे पेशेंट काफ़ी आए हैं और सभी तरह के मरीज यहाँ पे आए हैं। डायबिटिक पेशेंट भी आए हैं, कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो ऑपरेटिव है, जिनका ऑपरेशन होना है, तो उन पेशेंट को भी हमने देखा है, उन्हें टाइम दिया है जब उनका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन भी उनका निःशुल्क होगा आयुष्मान कार्ड द्वारा। नई टिहरी में PRD जवान रोशन प्रसाद नौटियाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। उनका शव कोतवाली नई टिहरी के पास पाया गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के भाई ने मौत को संदिग्ध बताया। जिलाधिकारी से जांच की मांग की। जिलाधिकारी ने पूरी जांच का आश्वासन दिया है। पिछले माह से 1 मई से ये ड्यूटी कर रहा था कोतवाली टिहरी में। मूल रूप से पुजार गांव का लमगांव क्षेत्र का रहने वाला था। पूर्व में भी 1-2 बार इसकी शिकायतें नशे को लेकर आई थी और इसमें संबंधित विभाग जो है DO PRD उनको भी इन्फॉर्म करके वापस करने के लिए किया गया था, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, तब तक ये ड्यूटी वहाँ पर ये नई टिहरी में तो वो संदीप पाया गया, खिड़की में टांगा हुआ पाया गया, जिससे हमें संदीप बड़ा मैसेज हो रहा है। तो इसलिए हम TM साहब के पास आए हैं। TM साहब ने आश्वासन दिया है कि हम जाँच करेंगे।
कैंपटी स्टैंड पर स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ का विरोध करने पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच झड़प हो गई। विवाद के दौरान एक पर्यटक ने चाकू निकालकर एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 4 पर्यटक पंजाब के जालंधर से मसूरी आए थे और छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। विरोध करने पर मामला हिंसक हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। मसूरी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 फरार हैं। सिस्टर आई और उसके साथ 2 लड़कियां और थी, मतलब उसकी दोस्त, जो स्कूल से घर जा रहे थे। तो वो कैंडी ले रहे थे अपने लिए। तो इन्होंने पहले कमेंट किया कि आपकी आंखें बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने अपने बहन लोगों को समझाया कि इनके साथ मैं किसी के साथ बात करने की जरूरत नहीं, तुम घर जाओ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने उन्हें घर भेज दिया वहाँ से पैदल। तो ये पीछे पीछे लग गए जाने इनके। अब इनके पीछे पीछे जाने लगे तो मैं फिर गाड़ी लेके इनके पीछे चले गया। जब वो थोड़ा आगे चले गए थे तो जैसे मैं इनके पास पहुंचने लगा तो ये घूम के इशारा लग गया करने लड़कियों को, अब ये वापसी आने लग गए। तो मैंने इन्हें बोला है कि मैंने कहा भाई तुम लड़कियों को पीछा कर रहे हैं। इन्होंने मना करने के बाद मैंने बोला मैंने थाने चलो, कि इन्होंने ये थाने नहीं बैठे, मेरी गाड़ी में नहीं बैठे। बहुत निंदनीय है। और मैं पुलिस प्रशासन से और जो मसूरी के जो और भी लोग हैं बड़े, उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ या पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आज से पहले भी इतनी घटनाएं पहले हो रखी है। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो हमारी माँ बहनों के साथ छेड़खानी हो रही है ये दोबारा कभी कोई कर न सके। इस तरीके से कुछ अच्छा सा इसमें दंडात्मक कार्रवाई की जाए। विकासनगर में धूलकोट डाट काली मंदिर के पास 2 गाड़ियों की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। हादसे की वजह तेज रफ्तार मानी जा रही है। बाजपुर के केला खेड़ा तहसील के ग्राम भौआ नगला स्थित मशरूम फैक्ट्री में शाम करीब 7 बजे रैक गिरने से 23 मजदूर फंस गए। राहत टीमों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाला। हादसे में बता दें कि 14 मजदूर घायल हुए, जिनमें से 7 की हालत गंभीर है और 1 मजदूर की मृत्यु हो गई है। बेड दे दिया गया है, ट्रीटमेंट जो प्राइमरी होती है वो कर दिया गया है, एक्सरे और प्लास्टर होने जा रहा है, ठीक है। अभी सारे हमें अभी तो स्टेबल लग रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जब इन्वेस्टिगेशन के बाद इसके बाद जो भी करना होगा तो उसका कंसल्टेंट वो बताएंगे, जो भी आवश्यकता होगी वो जिस स्तर से होगा। 7 घायल रुद्रपुर में हैं। टोटल हमारे 13 लोग इससे प्रभावित हुए थे और एक लड़की की हमारी उसमें देहांत भी हो गया इसमें। तो ये हादसा एक मशरूम फैक्ट्री हमारी चल रही थी, उसमें वहाँ पे मिट्टी हमारी कम वो थी तो फिर उसमें गिर गया वहाँ पे ऊपर, तो उसमें कुछ लोग दब गए थे, सबको निकाल लिया गया है। और यहाँ पे इलाज में पूरा CMS साहब पूरा खुद स्वयं अपने देखरेख में कर रहे हैं। एक्सरे करा दिए गए हैं। जो मरीजों के साथ हैं उनके खाने की और रुकने की व्यवस्था की जा रही है, उनको प्रॉपर इलाज दिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी गंभीर जो अगर घायल भी हैं तो उनका पूरा ट्रीटमेंट यहीं से पूरा चलेगा। देहरादून के SSP अजय सिंह ने पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हाल ही पदोन्नतियों के बाद 8 उपनिरीक्षकों के तबादले कर दिए। ये तबादले खाली पदों को भरने के लिए पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले किए गए। संदीप कुमार को थानाध्यक्ष केलेमांटोन से हटाकर SOG शाखा में भेजा गया। वहीं मोहन सिंह को प्रेमनगर से केलेमेंटाउन थाने का नया प्रभारी बनाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।